हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जामिनेशंस के बारे में, एग्जाम के बारे में जो आपकी हाई स्कूल की परीक्षा होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम स्पेशली अर्धवार्षिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो पॉइंट्स हैं, जो सारा फॉर्मेट है वो आपका ईयरली एग्जामिनेशंस में भी वैसा ही फॉर्मेट आपका एग्जामिनेशन में आता है। तो देखिए पहले क्या था, पहले पैटर्न थोड़ा सा चेंज था। पहले आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस कम आते थे और रिटन वर्क यानी कि लिखने वाला वर्क ज़्यादा आता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो सरकार की नीति है वो ये है कि बच्चों पर से बोझ को कम से कम किया जाए, वो पढ़ाई को बोझ न समझ करके वो एक उसको एंजॉयमेंट के साथ, एक इंफॉर्मेशन के साथ और ज़्यादा प्रेशर लेकर पढ़ाई ना करें, बल्कि फैक्ट चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझें। तो ये सरकार की नीति है और जो NCERT है उसका भी यही प्रयास है कि बच्चे जो है सिर्फ किताबी भाषा न रट करके उसमें दिए गए चीज़ों को समझे, फैक्ट चीज़ों को जाने। तो इस क्रम में क्या है कि पहले तो 30 नंबर दिया गया था, स्कूल पर दिया गया था आधारित कि स्कूल से ही आपको 30 नंबर दे दिया जाएगा। जैसा आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट वर्क में उसको इन्वॉल्व कर दिया गया था। अब क्या किया गया है, नए में जो बदलाव हुआ है वो ये बदलाव हुआ है कि 70 नंबर का पहले लिखित आता था जिसमें कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चंस होते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या किया गया है, प्रेजेंट टाइम में आपका बहुविकल्पी क्वेश्चंस बढ़ा दिया गया है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पी प्रश्न की जो मात्रा है वो बढ़ा दी गई है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप देखते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की एग्ज़ाम हो, चाहे आप नीट वगैरह हो, हर जगह MCQs आते हैं, फैक्ट पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं। और आपने देखा होगा कि हाई स्कूल में तो OMR शीट पर वो ब्लैक भी करना पड़ता है, बॉल पॉइंट पेन से काला करना पड़ता है। तो आइए अपने पेपर का फॉर्मेट समझ लेते हैं। पेपर का फॉर्मेट ये होता है कि 70 नंबर के जो रिटन एग्जाम होता है उसमें से अब नए में 20 क्वेश्चंस आपका क्या किया गया है, बहुविकल्पी किया गया है। यानी जो भी आपको लिखित परीक्षा देना होगा हाई स्कूल में, चाहे आप 9th क्लास में हैं चाहे 10th क्लास में हैं, आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा बहुविकल्पी का। ठीक है, MCQs होंगे वो। इसके बाद आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या होता है, ये 2 नंबर का होता है और यहाँ पर क्या करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 4 से 5 लाइन में आपको इसका आंसर देना होता है। लेकिन गलती क्या हो जाती है बच्चों से, अगर वो सेम क्वेश्चन अगर वो दीर्घ उत्तरी में याद करके गए हैं तो वो लघु उत्तरी में दीर्घ पूरा लिखने लगते हैं, लेकिन उनको मिलता कितना है, मात्र 2 मार्क्स। तो यहाँ पर भी बच्चों को ध्यान देने की जरूरत पड़ती है कि नंबर्स में आपके कटौती हो सकती है। ठीक है, तो जो भी अति लघु उत्तरी क्वेश्चंस होंगे उनको आपको केवल 4 या 5 लाइन में उनका आंसर देना है। इसके बाद आते हैं उत्तरीय प्रश्न जो कि 4 नंबर के होते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या काम करना पड़ता है, वहाँ पे आपको लगभग 8 से 10 लाइन लिखना पड़ता है, और अगर छोटी कॉपी है तो उसके लिए आप 1 पेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो 8 से 10 लाइन पर्याप्त है 4 नंबर के क्वेश्चंस के लिए। इसके बाद अति लघु हो गया, लघु हो गया, इसके बाद आता है दीर्घ। तो दीर्घ में क्या होता है, ये क्या होता है, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं और इसमें आपको कम से कम 1.5 से 2 पेज में इसके आंसर्स देने पड़ते हैं, इसका जवाब देना पड़ता है। और ये कम से कम 6 से 7 नंबर का आपका ये दीर्घ उत्तरी क्वेश्चंस हो सकता है। तो आपको ध्यान यही रखना है कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट से एक रणनीति बना लेना है। जब भी आपको पेपर मिले तो आप देखिए क्वेश्चंस कितने हैं और आपके पास टाइम कितना है, नंबर वाइज आप टाइम डिसाइड कर लीजिए कि बहुविकल्पी के लिए मुझे 20 मिनट देना है, 20 से 25 मिनट में हमारा ये होना चाहिए। इसके बाद आप अति लघु और लघु के लिए आप लगभग 1 घंटे का समय दे सकते हैं। टोटल ये आपके 1.5 घंटे बीत चुके हैं। अब आपका दीर्घ उत्तरी और अति दीर्घ भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको जो आपके 3 घंटे के पेपर में 1.5 घंटे तो निकल चुके हैं, लास्ट के जो 1.5 घंटे बचते हैं उसमें आप अगर चाहें तो उसमें आप अति दीर्घ और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चंस को, लॉन्ग टाइप आंसर्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
जैसे इधर घड़ी की सुई चल रही है उसी स्पीड से आपका पेपर भी होते जाना चाहिए। समय के साथ आपको निरंतर लिखते रहना है। कोशिश कीजिए कि जो क्रम है, जो पेपर का क्रम है, वो पेपर का क्रम से अगर आप करते हैं तो बेस्ट है। अन्यथा अगर आप चाहें तो आगे पीछे भी आंसर का नंबर डाल के आप चाहें तो कर सकते हैं। तो ये तो था पेपर का पैटर्न। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर है। इससे आपको आपकी परीक्षा देने में काफ़ी हेल्प मिलेगी कि कॉपी में कैसे लिखा जाए, प्रश्नों को हेडिंग कैसे डाला जाए और उसका आंसर कैसे दिया जाए। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें कॉपी में, एग्जामिनेशन कॉपी में कैसे लिखना है। तो आज का पेपर हम ले रहे हैं कक्षा 9 साइंस का पेपर हम ले रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आंसर शीट की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा पेपर है जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है और इस तरह से पेपर का पैटर्न हमें दिया जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया था कि नाम, कक्षा, वर्ग, अनुक्रमांक, विषय, दिनांक और पूर्णांक, इतनी सारी चीज़ें आपको भरनी रहती हैं। इसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कृपया यहीं से लिखना प्रारंभ करें। तो कोई बात नहीं है, हम लोग अपना आंसर का जवाब यहीं से देना स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो लिखने का पैटर्न है, क्या हेडिंग रहनी चाहिए और किस तरह से इसको लिखा जाना चाहिए, वो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो कि 20 क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस का जवाब हम लोगों को यहाँ पर देना है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आपको देना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर लिख दिया गया है, नाम XYZ, कक्षा 9th, वर्ग B, अनुक्रमांक ऐसे ही अनमने ढंग से 27 यहाँ पर डाला गया है। विषय विज्ञान है, दिनांक 25/9/2023 है और पूर्णांक कितना है 70। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका खंड क है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ खंड क्या है, खंड यहाँ पर क है। तो यहाँ पर देखिए खंड क पहले लिखना है। इसके बाद ये क्या है, किस टाइप का है, बहुविकल्पी प्रश्न है। और इसके बाद आपको यहाँ 1 लिखा हुआ यानी प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ 1 लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 लिख दिया गया है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना क्या होगा, आप इसको समझिए। यहाँ पर देखिए द्रव्यमान एवं भार में संबंध है। क्या है, द्रव्यमान एवं भार में संबंध है। तो क्या संबंध है, तो देखिए यही संबंध होता है। यहाँ पर देखिए क्या संबंध है, W बराबर mg, क्या संबंध है, तो यहाँ पर W बराबर mg। बहुत बच्चे क्या होता है, बहुत बच्चे उसका ऑप्शन केवल दे देते हैं, ये नहीं बताते कि यहाँ पे क्या होगा। तो इससे क्या होता है, चेक करने में थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि एग्जामिनर के पास ये पेपर होता है और आंसर शीट होता है, तो ये दोनों का मैचिंग सही क्रम में नहीं हो पाता। अगर आप केवल यहाँ ब लिख देते हैं, इसको नहीं लिखते हैं, तो वो कन्फ्यूजन में अगर चेक कर रहे हैं तो वो ये ऑप्शन समझ नहीं पाएंगे कि ब में कौन सा है। ठीक है, और अगर आप केवल यही लिख देंगे W बराबर mg, तो वो ये नहीं समझ पाएंगे कि अ उत्तर दिया गया है कि ब। तो इसलिए दोनों लिखकर यहाँ आप टिक कर देते हैं, तो ये आपका बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है। वरना अगर आपको OMR शीट दी जाती है तो OMR शीट में तो आपको काला करना रहता है, गोले को काला करना रहता है पूरी तरीके से। तो यहाँ देखिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ आपको इस तरह से जवाब देना है ताकि एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत ना हो और आपके नंबर पर कोई इफेक्ट ना आए। निम्न में से किसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, गैस तथा द्रव। तो देखिए इसमें ठोस ही ऐसे होते हैं जिनका आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो ख वाले का अ ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ये सही है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अंतर आणविक आकर्षण बल प्रबलतम होते हैं किसमें, ठोस में कि द्रव में कि गैस में कि द्रव तथा गैस में। तो देखिए यहाँ पे जो प्रबलतम अंतर आणविक बल होते हैं, मतलब अणुओं से अणुओं के बीच का जो बल होता है वो सबसे ज़्यादा ठोसों में होता है। किस में होता है, ठोस में। तो यहाँ पर अ ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जल का वाष्पीकरण बढ़ा देगी, तो देखिए जल का तापमान बढ़ाना, तो जाहिर सी बात है जब जल गर्म होगा उसका तापमान ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगी। और ऑप्शन पर अगर हम विचार करें तो देखिए जल का तापमान कम कर देना, तो कम करेंगे तब तो वाष्पीकरण बढ़ेगा नहीं।
जल की खुली सतह, यहाँ पे खेली हो गया है लेकिन खुली होना चाहिए। जल की खुली सतह कम करना, तो ये भी नहीं होगा। जल में सामान्य नमक मिलाना, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से जल का तापमान बढ़ाना ही सही ऑप्शन होगा। केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो केंद्रक की खोज, ये देखिए जो खोज है, कोशिका की खोज, केंद्रक की खोज, इस तरह वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है आल्टमैन, रॉबर्ट ब्राउन, मूलर और सिंगर। तो देखिए रॉबर्ट ब्राउन जो है वो उन्होंने केंद्रक की क्या की थी? खोज की थी। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किस चीज से है? ठीक है, उत्सर्जन से है कि परासरण से है कि श्वसन से है कि पाचन रस से? तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध होगा ये यहाँ पर श्वसन से होगा। किससे होगा? श्वसन से होगा। तो ये श्वसन सही ऑप्शन होगा। आगे है प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम इकाई है। तो प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है या कोशिका है, उत्तक है, केंद्रक है? तो कोशिका जीवधारी की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, इसके बाद आता है पादप कोशिका की पहचान है। जीव द्रव्य कला, कोशिका भित्ति, ग्रेना या माइटोकॉन्ड्रिया? तो देखिए जो कोशिका भित्ति होती है, वो कोशिका भित्ति जो है वो क्या होती है? पादपों की पहचान होती है। क्योंकि ये जंतुओं में नहीं पाया जाता लेकिन पेड़ पौधों में पाया जाता है, कोशिका में। आगे बढ़ते हैं, पौधों में जल परिवहन का काम कौन करता है? कोशिका द्रव्य, जाइलम, फ्लोएम, कोई नहीं। तो देखिए ज से होता है जाइलम, और जाइलम जो होता है वो जल का परिवहन करता है। ठीक है, तो यहाँ ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। फ्लोएम क्या होता है? भोजन का स्थानांतरण करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है। फ्लोएम, फ से फूड भोजन पहुँचाता है, और ज से जाइलम, जल का परिवहन पौधों में जाइलम द्वारा। तो यहाँ ब ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। बढ़ते हैं आगे, पाचन थैला कहलाता है। तो पाचन थैला कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन में क्या क्या है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में है सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, मेसोसोम, क्रोमोसोम। तो इसमें से देखिए जो लाइसोसोम है इसको आत्महत्या, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। और ये क्या करता है? इसके अंदर पाचक रस होते हैं जो किसी भी तरह के कोशिका का पाचन कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन होगा लाइसोसोम, पाचक थैला है। आगे है पौधे की लंबाई किसके द्वारा बढ़ती है? शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, वल्कुट जन मृदुतक। तो देखिए इसमें जो शीर्ष का जो विभज्योतक होता है, किसी भी पौधे का शीर्ष से आप देखते होंगे, शीर्ष से उसका जो निकला हुआ रहता है, जो सबसे ऊपर का भाग, वही कई शाखाओं में बढ़ के ऊपर वो ऊपर और लंबाई बढ़ती उसकी चली जाती है। तो यहाँ शीर्षस्थ विभज्योतक इसका सही जवाब होगा। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? कार्य, दाब, सामर्थ्य, बल। तो यहाँ देखिए बल एक सदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं, अदिश राशि कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर संवेग, बल, दाब, आवेश। तो देखिए ये आवेश जो है वो क्या है? एक अदिश राशि है। सही ऑप्शन इसमें आवेश होगा। विस्थापन परिवर्तन की दर कहलाती है, क्या कहलाती है? तो देखिए विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? सही ऑप्शन होगा ब। आगे है यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एसआई मात्रक है। अब देखिए ये जो दिया हुआ है यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ वेग है, लीटर है, मोल है, सेकंड है, यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। तो अगर हम सही ऑप्शन पर टिक करना चाहें तो यहाँ वेग हो सकता है कब? जब यहाँ -2 की जगह क्या हो? -1 हो। तो यहाँ पर हम इसको -1 कर ले रहे हैं, ये मिसप्रिंट हो गया है। अब हम यहाँ पर ये वेग के लिए हम कह सकते हैं कि वेग का मात्रक हो सकता है मीटर प्रति सेकंड। घर्षण हमारे लिए है लाभदायक है कि हानिकारक है
कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए घर्षण क्या है, घर्षण हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। लाभदायक कैसे है, देखिए घर्षण अगर ना हो तो हम चल ना पाएँ। अगर चिकनी सतह हो और वहाँ अगर हमें चलना हो तो हम कोई आगे की ओर हम पैरों को पीछे ढकेलने पर हमारा स्लिप कर जाएगा और हम चल नहीं पाएंगे। आप देखते होंगे बारिश वगैरह के दौरान अगर आप साइकिल या फिर अगर बाइक चला रहे हैं तो आपकी बाइक फिसलती है तो घर्षण कम हो जाता है गीला सड़क होने की वजह से। तो यहाँ पर लाभदायक है क्योंकि हम चल पाते हैं। हानिकारक इसलिए है क्योंकि मशीनों में अगर घर्षण अधिक होता है तो ऊर्जा की हानि होती है। जितनी ऊर्जा हम मशीन को देते हैं वो उतना आउटपुट वो नहीं दे पाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों होगा। अब देखिए एक ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर कि कार्य करने की क्षमता आती है भोजन से, शक्ति से, ऊर्जा से, सभी से। तो देखिए भोजन क्या है, भोजन जब जीवधारी ग्रहण करता है तब कार्य करने की क्षमता आती है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए शक्ति है, यहाँ पर शक्ति से, शक्ति तो कार्य करने की जो दर होती है वही शक्ति कहलाती है। यहाँ पर ऊर्जा से, ठीक है। तो ये ऊर्जा अगर जीव को मिलेगा तभी वो कार्य कर सकता है, ये ऊर्जा मशीन को मिलेगा तब पर भी वो कार्य कर सकता है। तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा से आती है। अगर हम किसी मशीन को अगर हम भोजन दें और भोजन देकर हम सोचे वो कार्य करे तो ये संभव नहीं होगा, ठीक है। तो ऊर्जा से कार्य करने की क्षमता आती है। तो यहाँ सही ऑप्शन ऊर्जा होना चाहिए। हालांकि आप लोग भी अपने राय कमेंट में ज़रूर लिखिए कि इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक क्या है, तो यहाँ पर देखिए किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या है, किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये बल का मात्रक होगा, यहाँ पे सही ऑप्शन ये होगा। आगे है अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो अनिश्चित आकार वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ठोस, तो ठोस का आकार निश्चित होता है। द्रव इसका आकार अनिश्चित होता है। गैस इसका आकार भी अनिश्चित होता है। इन दोनों का ही, तो क्या इन दोनों ऑप्शन में है, हाँ द में है, द्रव तथा गैस दोनों। तो यहाँ पर गैस तथा द्रव, ये द ऑप्शन सही होगा। अगला है विस्थापन का एसआई मात्रक है। तो विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है, तो यहाँ देखिए मीटर है, लीटर है, मोल है और सेकंड। तो मीटर जो है क्या है, विस्थापन का अस्थायी मात्रक है। इस तरह से यहाँ पर हमारे 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गए हैं और इसका पैटर्न आपने देख लिया है। अब हम खंड ख की ओर आगे बढ़ रहे हैं और खंड ख क्या है, तो चलिए हम लोग खंड ख को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया गया है खंड ख में देखिए चार ऊर्ध्वपातज के उदाहरण लिखिए। तो यहाँ देखिए ऊर्ध्वपातन न हो गया है, जबकि यहाँ ज होना चाहिए। तो ऐसे पदार्थ जो सीधे ठोस से गैस में चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऊर्ध्वपातज कहते हैं। जैसे कपूर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 4 ऊर्ध्वपातज कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका सही जवाब। तो देखिए देख रहे हैं आप किस तरह से यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग जब खंड ख में पहुँच चुके हैं तो खंड ख में ये जो देखिए दूसरे का क ख करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे ऊपर खंड ख डालेंगे। इसके बाद हम यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिससे कि कंफर्म हो जाएगा ये 2 नंबर के हैं। और यहाँ पर देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम प्रश्न उत्तर संख्या 2 लिख ले रहे हैं। अब दूसरे का यहाँ पर देखिए क ऑप्शन है, तो 4 ऊर्ध्वपातज के उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से हो जा रहे हैं, तो कपूर पहला में होगा, दूसरा में होगा अमोनियम क्लोराइड, तीसरा में होगा यहाँ पर ठोस आयोडीन I2 और चौथा में होगा नेफ्थलीन। तो इस तरह से 4 उदाहरण हो गए, 4 ऊर्ध्वपातज के नाम। अगला है द्रव्य की 3 अवस्थाओं का नाम उदाहरण सहित लिखिए। देखिए क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 3 अवस्थाओं का नाम भी लिखना है, उदाहरण भी लिखना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो द्रव्य की 3 अवस्थाएं निम्नलिखित हैं।
जितना छोटा और सटीक जवाब आप दे सकते हैं उतना सटीक जवाब आपको अति लघु उत्तरी का देना है, क्योंकि 2 मार्क्स आपको मिलने हैं इसमें। तो पहली अवस्था ठोस है, इसका उदाहरण क्या है? लोहा, लकड़ी, पीतल आदि। बात करें अगर दूसरे अवस्था की तो द्रव है, इसका उदाहरण जल, दूध, तेल आदि हो सकता है। तीसरा है गैस, तो गैस में उदाहरण क्या हो सकता है? वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। तो ठोस, द्रव और गैस ये 3 अवस्थाएं हो गई और इनके ये 3 उदाहरण हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो यहाँ पर है ठोस क्या होते हैं? तो ठोस क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनके आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं? ठोस कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं, जैसे पत्थर, लोहा, लकड़ी, बर्फ आदि। ठीक है, इस तरह से हो गया। आगे घ नंबर में क्या है? कोशिका किसे कहते हैं? तो देखिए कोशिका क्या होती है? सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव का शरीर, प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव का शरीर अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर छोटी छोटी स्वतंत्र रूप से जीवित रह पाने वाली इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। या फिर सिंपल में आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक जीवधारी की प्रत्येक जीवधारी के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ये भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। 2 नंबर इसमें आपको निश्चित तौर पर मिल जाएंगे। अगला है उत्तक किसे कहते हैं? तो देखिए उत्तक के लिए क्या परिभाषा है? समान उत्पत्ति तथा समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी मूलभूत संरचना भी समान हो, क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये उत्तक हो गया। कोशिकाओं का समूह होता है, उनकी उत्पत्ति और कार्य जो है समान होना चाहिए और उनकी मूलभूत संरचना भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। नेक्स्ट है चाल। चाल किसे कहते हैं? ठीक है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, तो ये चाल की परिभाषा हो जाएगी। अगर हम बात करें सूत्र की तो चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। क्या होगा? दूरी बटा समय। चाल एक अदिश राशि है तथा इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने अति लघु उत्तरी क्वेश्चन यहाँ पर कर लिया है। अब खंड ग आ रहा है जो कि है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं क्या है इसमें। तो देखिए इसका हम जवाब कैसे देंगे। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, तो लिखने का पैटर्न देख लीजिए। यहाँ पे खंड ग लिखा गया है, खंड ग लिखा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, और हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 3 पर है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं 3 पर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। अब देखिए यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 20 मार्क्स का है, 20 नंबर का है। एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर यहाँ आपको मिलना है, यानी इसमें 2 नंबर मिल रहा था, इसमें 4 नंबर। इसी का ये जस्ट डबल है, 2 गुना है। तो इसी तरीके से हमको यहाँ पे लिखना भी है। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पर जिस पैटर्न में आपको यहाँ पर दिया हो उसी पैटर्न में यहाँ आपको हेडिंग पहले लिखना है। इसके बाद अगर अंतर है तो यहाँ आपको द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर अंतर है तो आपको इस तरह से स्पष्ट हेडिंग यहाँ पर लिखना है। स्पष्ट हेडिंग में यहाँ आपको द्रव्यमान करना है और यहाँ आपको भार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉइंट्स जो है ये लिख रहे हैं। तो देखिए क्या है, किसी वस्तु में निहित कणों की कुल मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में निहित कणों की कुल मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। भार किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए
पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उस बल को भार कहते हैं। तो देखिए पहले में परिभाषा दोनों की दे दी गई है। वस्तु में निहित कणों की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं और पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित करती है उस बल को भार कहते हैं। अब दूसरे पॉइंट में बात करें तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान एक अदिश राशि होता है और जबकि भार एक क्या होता है, सदिश राशि होता है। नेक्स्ट है तीसरा, द्रव्यमान का मान निश्चित होता है और यहाँ पर है भार का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है या होता है। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान क्या होता है, जैसे अगर हम किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाएं तो उसमें जो कण हैं जितने हैं उतने ही रहेंगे, लेकिन अगर उनका भार अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए ये भार क्या हो जाता है, यहाँ का वहाँ पर 1/6 भाग सिर्फ रह जाता है। अगर कोई ठीक है तो इस तरह से भार भिन्न भिन्न भी हो सकता है। आगे है द्रव्यमान को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं जबकि भार को W से प्रदर्शित करते हैं और दोनों में संबंध अगर आप चाहें तो वो भी लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। W बराबर m इंटू जी, जहाँ g बराबर गुरुत्वीय त्वरण। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 3 का ये क्वेश्चन हो चुका है क। आगे बढ़ते हैं ख की तरफ। तो ख क्वेश्चन है निम्न को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें परिभाषित करना है इसको, क्या है, आयतन और बल। ठीक है, तो इन दोनों को हमें परिभाषित करना है। तो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। आयतन, हेडिंग है आयतन, किसी घनाकार वस्तु के लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई के गुणनफल को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, किसी घनाकार वस्तु के लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई के गुणनफल को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। तो देखिए जो हम लोग पिछली कक्षाओं में जो हम पढ़े हैं, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो अगर आप ये देना चाहें तो ये भी परिभाषा दे सकते हैं। अथवा और क्या कहा जा सकता है, तो देखिए द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो यहाँ से अगर आयतन निकालेंगे तो द्रव्यमान बटा घनत्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके घनत्व के अनुपात को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटा घनत्व। अब इसके बारे में हम और क्या जानकारी दे सकते हैं। आयतन एक अदिश राशि है तथा इसका मात्रक मीटर क्यूब होता है। क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो इस तरह से हम आयतन को परिभाषित कर लेंगे। अगर हम बात करें बल की तो नेक्स्ट पॉइंट है बल। बल क्या होता है, तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो देखिए क्या है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, बल क्या है, वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। और क्या बातें हैं, बल एक सदिश राशि है तथा इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्या है, पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना ये है कि सरल उत्तक जो होता है पौधों में वो जटिल उत्तक से किस प्रकार अलग है। सरल उत्तक जटिल उत्तक में, सरल उत्तक तथा जटिल उत्तक में भिन्नता। तो यहाँ पर एक तरफ हम सरल उत्तक लिख लेंगे, दूसरी तरफ जटिल उत्तक लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, सरल उत्तक जो होते हैं ये एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ये कैसे बने होते हैं, ये एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यानी इसमें एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जबकि इसमें एक से अधिक प्रकार की अलग अलग टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सेकंड में क्या है, ये मुख्य रूप से भोजन संग्रह तथा पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। क्या करती हैं ये मुख्य रूप से भोजन का संग्रह करती हैं। भोजन का क्या करती हैं, संग्रह करती हैं, और ये भोजन का संग्रह करती हैं तथा पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, यानी इनका काम जो है भोजन का स्टोरेज करना है। और यहाँ पर अगर इनके बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से भोजन, पानी तथा खनिज लवण पौधों के सभी भागों में पहुंचाने में सहायक होते हैं। यानी जो भी पौधों के जटिल ऊतक होते हैं वो पौधों को एक भाग से दूसरे भाग तक ये सारी चीज़ें, भोजन, पानी, खनिज लवण, ये सब पहुंचाने में सहायक होते हैं। अब बात करें अगर इसमें कि तीसरा पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट में हम इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे कि पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये 3 टाइप्स यहाँ पर हम देख सकते हैं। इधर अगर हम उदाहरण देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाइलम तथा फ्लोएम। देखिए यहाँ पर ये जो पैरेनकाइमा है तो इसे हम मृदुतक भी कहते हैं, जबकि कॉलेनकाइमा को स्थूल कोण उत्तक कहते हैं और स्क्लेरेनकाइमा को दृढ़ोत्तक कहते हैं। तो क्या होगा, मृदुतक, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ोत्तक, तो ये तीनों इनके हिंदी नाम हैं। जबकि इसको जाइलम को क्या कहते हैं, दारू भी कहते हैं, और फ्लोएम को पोषवाह भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे इंग्लिश वर्ड लिखे हुए हैं हिंदी में। तो इसका अगर दूसरे भाषा में आप कहना चाहें तो मृदुत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ोत्तक भी यहाँ लिख सकते हैं। ये सरल उत्तक होते हैं, जबकि यहाँ पर दारू या पोषवाह, दारू यानी कि जाइलम तथा पोषवाह जटिल उत्तकों में आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ये शब्द आप समझना चाह रहे होंगे कि वर्णात्मक का मतलब क्या हुआ। तो देखिए ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये झिल्ली जो होती है ये कभी कभी क्या होता है, किसी पदार्थ को तो अपने अंदर से होकर आने जाने देती है, और किसी पदार्थ को ये अपने अंदर आने जाने नहीं देती। ठीक है, नहीं आने देती है, ना अंदर से जाने देती है। तो ये क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है चयनात्मक, यानी चयन करके कि किसको अंदर आना है झिल्ली के और किसको बाहर ही रहना है, ये ऐसा कार्य कर रहा है। इसी वजह से ये जो इसका सेलेक्टिव जो नेचर है, इसी को कहा जा रहा है वर्णात्मक। ठीक है, तो इसी कारण से इसको कहा जाता है। तो देखिए इसको हम यहाँ पर जो है शॉर्ट में बताएंगे, फैक्ट चीज़, मेन चीज़ इसका, कि प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यह कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने की अनुमति देती है, जबकि कुछ अन्य पदार्थों के विनिमय को रोकती है। इसीलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो देखिए ये इसका सटीक जवाब हम लोगों ने दे दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि अति लघु उत्तरी में हमें लगता है कि लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए लाइसोसोम जो है हम लोगों ने बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी इसको किया था, पाचक थैला भी इसी को कहा जाता है। तो इसका कारण क्या होता है, इसको आत्महत्या की भी थैली क्यों कहा जाता है या पाचक थैला क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जल अपघटनी एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम्स किसी को भी गला करके ख़त्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। और अगर ये किसी कारणवश फट जाएं तो ये पूरी की पूरी कोशिका को भी क्या कर सकते हैं, अपघटन कर सकते हैं, उसको भी खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको भी जो है अपने नेक्स्ट आंसर में इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, क्योंकि अगर
किसी कारणवश यह फट जाए तो इसमें से निकले एंजाइम कोशिकाओं का विघटन करके कोशिका को मृत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मृत कर सकते हैं, इसी वजह से इसको लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा अति लघु उत्तरी का पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे का जो पार्ट है वो देखिए खंड घ है, और खंड घ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इसका हम हेडिंग किस तरीके से डालेंगे, खंड घ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ प्रश्न उत्तर संख्या 4, यानी कि 4 जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, उसके हम आंसर्स को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम एक तरफ पादप कोशिका लिखेंगे, एक तरफ जंतु कोशिका लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ पर हम पॉइंट वाइज इसको हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो पादप कोशिका क्या होती है, पेड़ पौधों में पाई जाने वाली कोशिकाओं को पादप कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, पेड़ पौधों में पाई जाने वाली कोशिकाओं को पादप कोशिका कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जंतु कोशिका किसे कहते हैं, जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिकाओं को जंतु कोशिका कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि देखिए ये दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है, तो कम से कम इतना आप कम से कम 4-5 पॉइंट ऐसा लिखें कि एग्जामिनर को लगे कि भाई आपने दीर्घ उत्तरी के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर दिया है और आपको वो पूरा मार्क्स दे सके। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो देखिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो देखिए पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो देखिए आपको अच्छे से बताया गया होगा कि जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि जंतु जो कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इस तरह से देखिए हमारी कॉपी, अब ये पेज हमारे खत्म हो गए हैं। अब हमें बी कॉपी लेना पड़ेगा। तो बी कॉपी में लिखने का फॉर्मेट क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए हम लोग बी कॉपी ले लेते हैं। तो उसमें देखिए किस तरीके से आपको लिखना है, इसको आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर ये देखिए बी कॉपी है, और यहाँ पर आपको जो अपना नाम वगैरह फिल करना है वो ऐसे ही जैसे आपने पिछली बार फिल किया था, XYZ जो भी आपका नाम हो यहाँ नाम लिखेंगे। यहाँ क्लास, सेक्शन, यहाँ पे नाम, यहाँ पे सेक्शन, रोल नंबर, यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ पे जो भी दिनांक है वो दिनांक, और यहाँ पे पूर्णांक। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे अवश्य लिख दीजिए बी कॉपी। क्या लिखना है आपको, बी कॉपी, ऐसे बी कॉपी ऐसे आप ज़रूर लिख दीजिए, जिससे कि आपको अगर इधर उधर भी हो जाए तो एग्जामिनर आपका जो चेक करने वाला कॉपी वो समझ जाए कि आपने बी कॉपी लिया था। ठीक है, अब ये अगर देखेगा तो वो ए कॉपी जरूर ढूंढकर दोनों को साथ साथ में कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीसरे अगर हम पॉइंट की बात करें तो देखिए सेम टू सेम प्रश्नोत्तर संख्या 4 का शेष भाग। तो देखिए और भाग तो हमने इसमें कर दिए थे, ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कर दिए थे। अब शेष भाग यहाँ से। तो थर्ड पॉइंट है पादप कोशिका जंतु कोशिका की तुलना में बड़ी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं स्टूडेंट्स, वो काफ़ी बड़े होते हैं इंसान की अपेक्षा, जबकि जो जंतु होते हैं उनकी कोशिकाएं पादप कोशिका की तुलना में छोटी होती हैं। तो इसको कोशिका के आप संदर्भ में भी लिख सकते हैं कि पादप कोशिकाओं की जो कोशिका होती है वो जंतु कोशिका की तुलना में बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका पादप कोशिका की तुलना में छोटी होती है। बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर। इनमें रसधानी बहुत बड़ी होती है। तो देखिए जब पेड़ पौधे बड़े बड़े होंगे तो उसमें जो रसधानियाँ होंगी, जो भी वाहक होंगे, जो कि पानी, जल, भोजन और जो है कि गैसों का आदान प्रदान विनिमय जो करती होंगी, तो वो रसधानियाँ बड़ी बड़ी होती होंगी, जबकि जो जीव जंतु हैं इनमें रसधानी छोटी या अनुपस्थित होती है। और अगर हम अंतर करना चाहें तो हम कह सकते हैं पादप कोशिका में तारक काय नहीं होता, या इनमें तारक काय नहीं होता। जैसा भी अगर आपके पास जगह है तो आप आराम से लिखें पादप कोशिका, नहीं है तो इनमें भी आप लिखकर काम चला सकते हैं। तो इनमें तारक काय नहीं होता है, जबकि इनमें तारक काय होता है। इनमें अब
जो पेड़ पौधे हैं इनमें लवक पाए जाते हैं, जबकि इनमें लवक नहीं पाए जाते। तो इस तरह से हमारा 4 क का आंसर हो चुका है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, तो देखिए ये यहाँ पर न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए 6 नंबर का ये हमारा था। तो देखिए 6 पॉइंट्स दिए भी गए हैं, यहाँ लिखे भी गए हैं। तो इस तरह से एग्जामिनर को काफ़ी हेल्प मिलती है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर अगर आपने बी कॉपी यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पर भी आपको क्या काम करना है, यहाँ पर भी बता देना है कि संलग्नक बी कॉपी, ऐसे यहाँ लिख दीजिए संलग्नक बी कॉपी। ठीक है, अगर आपकी सी कॉपी है तो इसी के नीचे सी कॉपी भी लिख दीजिएंगे। तो इससे इनको पता रहेगा, जो भी चेक करने वाले हैं टीचर, कि हाँ ये ए कॉपी है, इसके साथ संलग्न में बी कॉपी भी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्या है, किसी यात्रा के शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किमी प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किमी प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल किमी प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि घ दीर्घ उत्तरीय है, तो देखिए यहाँ ये इसके लिए 6 नंबर थे, इसके लिए भी 5 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि हम अपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम यही लिखते हैं कि यहाँ पर हल, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया है तो हल, इसके बाद क्या क्या चीज़ें दिया गया है। तो देखिए यात्रा आरंभ के समय ओडोमीटर का पाठ्यांक 2000 किमी था और समाप्ति पर 2400 किमी है। तो इस हिसाब से अगर हम चली गई दूरी निकालें तो ये ओडोमीटर आप समझ रहे हैं कि नहीं, ओडोमीटर होता है जो बाइक वगैरह में जो सामने लाइट जहां होता है वहीं सामने जो मीटर लगा होता है जो कि किलोमीटर बताता है, उसी को हम यहाँ पर ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ओडोमीटर आप समझ गए। अब देखिए 2000 जब चलते समय और जब पूरा हो गया यात्रा तो 2400, मतलब कि अगर चली गई दूरी अगर हम निकालें तो 2400 में से 2000 हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 400 किमी हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 400 किमी हो जाएंगे। तथा यात्रा में लगा कुल समय, तो यहाँ यात्रा में लगा कुल समय कितना है? 8 घंटे। कितना है? 8 घंटे। 8 घंटे का टाइम लग रहा है, 400 किमी चला गया है। अब यहाँ औसत चाल निकालने के लिए बात की गई थी, तो औसत चाल, कार की औसत चाल सूत्र क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? 400 ऊपर हो गया किमी, टोटल 8 घंटे लगे, नीचे हो गया 8 पंजे 40, ये देखिए 40 और 1 जीरो ये बचा है जो ये भी यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये पूरा कट हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा आंसर आ रहा है 50 किमी प्रति घंटे, ये हमारा एक उत्तर आ चुका है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किमी प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड दोनों में हमें पूछा हुआ है, तो ये वाला अभी सेकंड वाला पार्ट हमको करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूंकि 1 किमी में होते हैं 1000 मीटर और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, तो यहाँ पर जो किमी लिखा हुआ है उसके जगह हम 1000 लिख देंगे, जो घंटे लिखा है उसके जगह हम 3600 रख देंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, तब कार की औसत चाल, तो यहाँ 50 किमी प्रति घंटा दिया गया था। अब यहाँ पर किमी हम हटाएंगे तो 1000 मीटर हो जाएंगे और घंटा हटाएंगे तो यहाँ पर 3600 सेकंड हो जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ पर कितना बचा? 50 में 10 का गुणा करेंगे तो 500 और बटा में कितना हो जाएगा? यहाँ पर 36। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको कट करें तो देखिए यहाँ पर ये कितनी बार में कट रहा है, तो ये 4 से दोनों कट जाएंगे ऊपर नीचे, तो 4 नवा हो जाएंगे 36, तो यहाँ हम 9 लिख देंगे और ऊपर जब काटेंगे तो 4 1 4 10 हो गए, 4 दूनी 8, 2 हो गए, 0 बचे, 4 पंजे 20, 125/9 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर
एक आपको यहाँ पर ट्रिक देना चाहेंगे, एक सलाह देना चाहेंगे कि अगर आपका बटा में आ जाता है तो वहाँ मात्रक लिख के आप आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, वरना अगर आप दशमलव में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपका हरबड़ी में गलत भी हो जाए, जबकि नंबर आपको पूरा पूरा मिलना है। तो क्यों टाइम वेस्ट करना, अगर बटा में दिया है तो बटा में ही आप कर के आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूटन के गति के नियम से बल, द्रव्यमान और त्वरण में संबंध। तो आपको याद होगा ये संबंध न्यूटन के द्वितीय नियम में हम लोगों ने इसका निगमन किया था कक्षा 9th की क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो वहां पर गति के नियम पढ़ते समय हम लोगों ने F बराबर ma ये सूत्र हम लोगों ने डिराइव किया था। यही डेरिवेशन हमको यहाँ करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि इसके अथवा में है। ठीक है, और इसके बाद का जो है ये क्या है, ये देखिए विषाणु जनित रेबीज तथा हेपेटाइटिस रोगों का वर्णन निम्न शीर्षों के आधार पर कीजिए। सामान्य लक्षण, जानकारी, रोकथाम, उपचार। तो देखिए ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसके बजाय मैं आपको यही क्वेश्चंस करवा दे रहा हूं और हम लोगों का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं इसका सॉल्व हम लोगों को कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी कॉपी है। अब देखिए यहाँ पर कैसे हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बल, द्रव्यमान और त्वरण में संबंध। ठीक है, तो कैसे करना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m तथा प्रारंभिक वेग u है और डेल्टा t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर वस्तु का वेग v हो जाता है, तब। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर देखिए कहा क्या जा रहा है, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m तथा प्रारंभिक वेग u है, यानी कोई यम द्रव्यमान है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान यम है और v वेग से वो शुरू में जा रहा है। अब डेल्टा t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर वस्तु का वेग v हो जाता है, तब वस्तु का प्रारंभिक संवेग क्या होगा। तो संवेग का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, P बराबर mv, याद आया। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक संवेग कहा गया है, तो यहाँ हमें प्रारंभिक वेग लेना पड़ेगा, यानी कि u लेना पड़ेगा, और बाद में उसका वेग भी हो जा रहा है। तो यहाँ पर बाद का जब वस्तु का अंतिम संवेग यहाँ पर P2 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा mv। ठीक है, इसलिए डेल्टा t समय में संवेग परिवर्तन। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा t समय में संवेग परिवर्तन जो होगा, डेल्टा p बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा p बराबर हो जाएगा P2 माइनस P1, यानी कि दूसरे संवेग में से पहला संवेग माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि डेल्टा जहाँ लगा हुआ हो, आप दूसरी वाली स्थिति में से उसका पहली वाली स्थिति का अंतर समझेंगे। जैसे डेल्टा t लगा है तो T2 माइनस T1, तो यहाँ पर संवेग परिवर्तन है तो हमें P लगाना है, तो यहाँ पर P2 माइनस P1 हो जाएगा। अब डेल्टा P बराबर यहाँ पर देखिए यम कॉमन हो रहा है, तो यहाँ यम v माइनस u। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये हम आखिर कर क्यों रहे हैं, क्यों हम इसको कर रहे हैं, हमें क्या आवश्यकता है ये संवेग परिवर्तन निकालने की, हमें क्या आवश्यकता है प्रारंभिक और अंतिम संवेग निकालने की। इसलिए क्योंकि हम कर रहे हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। कैसे कर रहे हैं, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। और द्वितीय नियम का यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बताया गया है, आपने पढ़ा होगा कि लगाया गया किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर एक शब्द आया है संवेग परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर देखिए संवेग, अभी देखिए हम लोगों ने प्रारंभिक अंतिम संवेग निकाला, फिर यहाँ संवेग परिवर्तन यहाँ पर निकाला गया है। अब हम लोग इसकी दर, तो दर के लिए आप समझ सकते हैं कि कहीं भी फिजिक्स में दर लगता है तो अक्सर करके समय के सापेक्ष देखा जाता है उसका परिवर्तन। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार संवेग परिवर्तन तक तो हम लोग पहुँचे हैं। जैसे ही दर लगेगा यहाँ पर दोनों पक्षों में डेल्टा टी लग जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, डेल्टा टी लग जाएगा। तो डेल्टा टी हम लोगों ने लगा दिया।
अब यहां पर बताएंगे यदि लगाया गया बल F है तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा, लगाया गया बाह्य बल समानुपाती संवेग परिवर्तन की दर। अब देखिए ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसी को अगर हम मैथ्स में लिखें, गणितीय रूप में, संकेतों के रूप में लिखें तो हम कह सकते हैं F प्रोपोर्शनल डेल्टा P बटा डेल्टा T। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा P बटा डेल्टा P के वैल्यू की ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग इधर यहाँ पर कर रहे थे। ये सारी प्रक्रिया इसीलिए कर रहे थे क्योंकि जब हम नियम लगाएंगे तो हमें संवेग परिवर्तन की दर चाहिए। तो अब देखिए इसके बराबर यम कोष्टक में v माइनस यू बटा डेल्टा टी है, तो यहाँ पर हम इसको हटाएंगे, m कोष्टक में v माइनस यू बटा डेल्टा टी रखेंगे। अब फिजिक्स में कहीं पर भी अगर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक यहाँ पर लग जाता है, तो यहाँ पर F बराबर के एम v माइनस यू बटा डेल्टा टी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा त्वरण है। ये क्या है, आप त्वरण क्या पढ़ते हो, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल ही त्वरण कहलाता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है v माइनस यू बटा डेल्टा टी बराबर a, यानी कि त्वरण, और ये त्वरण का फार्मूला होता भी है। तो इसके बराबर हम a रख लेंगे, तब f बराबर, अब जब यहाँ हम पूरा a रख देंगे तो f बराबर हो जाएगा kma। क्या हो जाएगा, kma। अब प्रयोगों द्वारा जो k का मान प्राप्त होता है वो 1 प्राप्त होता है। जैसे ही हम यहाँ 1 रखेंगे, f बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यही बल, द्रव्यमान तथा त्वरण में संबंध है जो कि हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था कि बल, द्रव्यमान और त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों का जो भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है ए और बी कॉपी में। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी को मोड़ेंगे और उसको बंद करके और यहाँ पर इसको यहाँ नत्थी करके ये दोनों कॉपी एक में पिन करके आप कॉपी जमा कर देंगे। तो इस तरह से समझ में आपको आया होगा कि किस तरीके से कैसे यहाँ पर करना हो। इसी तरह की हेल्पफुल आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित हेल्पफुल वीडियोज़ प्रभात इंस्टीट्यूट मिर्ज़ापुर पर आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। अगर आप और भी आगे भी हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमसे जुड़ने के लिए आप प्रभात इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे और आप रहें अपने क्लास में सबसे आगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।